दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब आपको समझ में आ गया होगा। पिछले सेशन में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड के रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दिया था। आज के सेशन में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही सारा कॉन्सेप्ट जब आप क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टडी करोगे, सारा प्रोसेस वहाँ पे सेम यूज होगा। और इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और नेक्स्ट ईयर पूछे जाने की चांसेस हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन शुरू करते हैं। शांति से पूरा लेक्चर देखिएगा। सेशन खत्म होते तक आपको एक भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के रिलेटेड आपका फिनिश ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको समझते हैं। आपको याद होगा वर्क पावर एनर्जी में हम लोगों ने वहाँ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वो सब डिस्कस किया था। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो डायग्राम है ये सन है और ये अर्थ है। तो ये सन क्या करेगा? सन और अर्थ दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे कि नहीं? करेंगे। जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा वो क्या करेगा? वो दूसरे वाले को अपनी तरफ खींचेगा, है कि नहीं? मानो जब सन ने क्या करेगा, सन कुछ टाइम बाद अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। अर्थ कुछ टाइम बाद मान लो यहाँ पे आ गया, इस पोजीशन से जहाँ पे था। अभी आप बताओ, जब इसका पोजीशन चेंज हुआ और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लग रहे हैं, एफ जी दोनों पे लग रहा है। अब जब आपका फोर्स है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उस पे कुछ न कुछ कार्य होगा कि नहीं? कार्य जरूर होगा। और वो सब कहाँ से आया? जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड थी, इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया कि नहीं? चलिए इसका पूरा डेरिवेशन के साथ पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जस्ट मैंने इसलिए लिया था ताकि आपको फील आए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। आखिर सन में एनर्जी है तभी तो अर्थ को खींच रहा है, या अगर अर्थ सन को अपनी तरफ खींचेगा तो मतलब इसके पास एनर्जी है। उसी एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। चलो समझते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं एक कॉन्फ़िगरेशन लेता हूँ। मान लेते हैं दो बॉडी हैं अपने पास, दो पोजीशन लेते हैं। पोजीशन ए है। इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को अगर कुछ टाइम बाद इनके बीच का अगर डिस्टेंस आर है, अब ये दोनों एक दूसरे के एकदम क्लोज आ गए हैं, तो इनका पोजीशन बताओ चेंज हुआ कि नहीं? पोजीशन बिल्कुल चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस चेंज हुआ है, और अगर डिस्टेंस चेंज हुआ वर्क पावर एनर्जी में, इस पे क्या लग रहा होगा? इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा। ऐसे खींचते खींचते ये लोग इस पोजीशन में आ जाते हैं एक दूसरे के एकदम क्लोज। तो जो ये डिस्टेंस यहाँ से मूव होके यहाँ तक आए हैं, कोई फोर्स लगा है, और जब फोर्स कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो कुछ ना कुछ कार्य करता है कि नहीं? और वो कार्य यहाँ पे किसके अगेंस्ट किया जा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में किया जा रहा है। बताओ मैं लिखूं? चलो यहाँ पे लिख देते हैं। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन, देखो अगर नोट्स बना रहे हो तो इसको लिख लो, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है इज चेंज्ड, तो यहाँ पे क्या होगा? वर्क डन होगा कि नहीं? चेंज। तो यहाँ पे वर्क अपना होगा, और वर्क वो किसके कारण हो रहा है? किसके अगेंस्ट में? बताओ आप, वर्क किसके अगेंस्ट में हो रहा है? ये हो रहा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, वही तो इस पे कार्य कर रहा है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? आगे अभी आपको डिफिनेशन में आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। समझ में आया कि नहीं? अगर कुछ भी डाउट है तो आप बोलो। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट देखो, स्टार्टिंग के जो 15 से 20 मिनट हैं वो एकदम बेसिक्स रहेगा, अच्छे से समझिए सारी चीज़ों को।
अब आप बताओ, यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्क पावर एनर्जी में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हमारा जो फिजिक्स है, इन फिजिक्स हमारा पोटेंशियल एनर्जी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब यहाँ पे आप पूछोगे ना कि किसके रेस्पेक्ट में आखिर एनर्जी आ रही है, वर्क जो किया जा रहा है, जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ रही है, वो किसके रिफरेंस में आ रही है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा क्या होगा, उसको कुछ ना कुछ रिफरेंस चाहिए। तो दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैं उस पॉइंट को नोट करके फिर से लिख देता हूँ। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन फिजिक्स पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नाम की फिजिक्स में कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमारा क्या एग्जिस्ट करता है, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो जो दो पॉइंट के बीच चेंज होता है, क्या हम मेजर करते हैं, वन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको याद होगा वर्क पावर एनर्जी में वहां हाइट लेते थे, किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में लेते थे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे अभी जब आपको दिखाऊंगा कोई बॉडी इनफिनाइट से आ रही है, तो वहां आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैंने कहाँ से उसको लिखा। कुछ भी डाउट हो तो बताओ। अब इस पे जो कार्य किया जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे क्या आया, आपका कॉन्फ़िगरेशन ए से बी पे हुआ है, तो इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई होगी कि नहीं, बिल्कुल हुई है। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, फाइनल। अगर ये हमारा फाइनल है और ये हमारा इनिशियल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इनके बीच का चेंज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी पे काम कर रहा है। तो अगर वर्क डन हो रहा है तो यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव। और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कौन सा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कौन सा फोर्स है, इंटरनल। इंटरनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बॉडी खुद डेवलप कर रही है, उस पर कोई अलग से फोर्स नहीं लग रहा है। और इन सारे प्रोसेस में आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। जो ए से बी पोजीशन पे गए हैं, ये इतना स्लो गया है, इतना स्लो गया कि इनके वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आई है। उसको हम क्या मानेंगे, यहाँ पे अजम्पशंस होते हैं आपके। जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी शुड नॉट चेंज। ठीक, यही है हमारा डिफिनीशन, शुड नॉट चेंज। तो अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जो हमारी वेलोसिटी आई है वो क्या हो गई है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। और ये प्रोसेस इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है, जिससे हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, एकदम धीरे 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 लेके जाया जाता है ताकि इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस ना आए। अब चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारा फाइनल पोजीशन, ये रहा हमारा फाइनल पोजीशन और ये रहा इनिशियल पोजीशन। तो डेल्टा यू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स। इसको मैं CIF से लिख देता हूँ। कुछ भी डाउट हो तो बोलो, उसी चीज को लिखा हूँ फाइनल। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे हमारा कौन सा फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे आप बताओ। इस बॉडी के लिए किसने कार्य किया, ग्रेविटी ने काम किया, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो यहाँ पे जो हमारा कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स क्यों बोलते हैं पता है ना, वर्क डन बाय क्लोज्ड पाथ इक्वल टू आपका जीरो आता है। वर्क पावर एनर्जी में सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको देख लीजिए, सारा डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक बहुत ही यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट आया। अब हमें तो कोई भी बॉडी होगी, यहाँ पे तो दो बॉडी था हमें पता चल गया, अगर एक सिंगल बॉडी रहेगी तो उसको हम कैसे निकालेंगे, इनफाइनाइट से कैसे लाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको जो ये पॉइंट है, एक फाइनल और इनिशियल, दोनों पॉइंट पे आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए।
तो क्यों ना हम एक ऐसा पॉइंट ले जिसका पोटेंशियल ऑलरेडी 0 हो, और अगर हम वर्क डन उसको यहाँ से यहाँ लाने में निकाल लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा मानेंगे कि हमारा जो मास है, एक मास कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक मास हमारा इनफिनाइट पे हो रहा है। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये अजम्पशंस हैं। इफ अ मास लाइज एट इनफिनाइट, अगर कोई मास हमारा इनफिनाइट पे है, अगर बताओ इनफिनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो तो जीरो आएगी। यू इन्फिनिटी क्या आएगी, वो हमारी जीरो आएगी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये अजम्पशंस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसा हमने अज्यूम किया है। इससे क्यों, क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन है इसको अब मैं क्या मान लूंगा, ये सारे मास हमारे इनफिनाइट से लाए गए हैं। ये अगर इसको मैं पूरा एक कॉन्फ़िगरेशन अपना मान लूं तो आगे अब लिखते हैं उसका इक्वेशन। तो इसको हम पूरा क्या बोलेंगे, यू कॉन्फ़िगरेशन माइनस अगला पॉइंट कहाँ पे मान लिए हैं, इन्फिनिटी पे है कि नहीं, इक्वल टू माइनस वर्क डन। ये किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटेशनल के कारण। यहाँ पे देखो यही डिफिनीशन है, ग्रेविटेशनल इन ब्रिंगिंग ईच मास। कहां से हम ला रहे हैं, जो हमारा कार्य किया जा रहा है एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किया जा रहा है। और कैसे हो रहा है, देखो कॉन्सेप्ट समझिए, रट्टा मत मारिए। ये हमारा, ये हर एक मास को ब्रिंगिंग ईच मास फ्रॉम इनफिनाइट, ईच मास फ्रॉम इनफिनाइट, ये हुआ हमारा डिफिनीशन। अब कोई अगर आपसे बोले, देखो डिफिनीशन में चाहता पहले ही लिख देता, लेकिन आपको फील कराने के लिए मैंने ये सब सारी चीजें किया हूं ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ से आपका डिफिनीशन क्या बनेगा कि अगर कोई बॉडी को या हम किसी मास को अनंत से किसी पॉइंट तक लाते हैं, वहां तक लाने में जो कार्य किया जाता है, मतलब अनंत से जिस पॉइंट तक ला रहे हैं, और कार्य कौन कर रहा है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे उस पॉइंट की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यू इनफिनाइट हमारा जीरो आ जाएगा, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकाल देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन दे वहां से सारे मास कहाँ से आएंगे, हमारा सारा मास आएगा ईच मास कम फ्रॉम इन्फिनिटी। और क्यों करेंगे, ताकि एक इन्फिनिटी पे हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा जीरो होगा, एक पॉइंट हमारा ऑटोमेटिक जीरो हो गया, हम कॉन्फ़िगरेशन का आसानी से निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं? चलो अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो अपना इलस्ट्रेशन है एग्जाम्पल। ये बहुत बार पॉइंट मास सेम करके भी बोलते हैं, लेकिन मैं जस्ट आप इसको फील करिए। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, मास है m1, इधर मास है m2, इनके बीच डिस्टेंस r है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, कॉन्सेप्ट समझना, आपको दिया रहेगा ऐसे ही। इनके बीच डिस्टेंस r दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि इनके बीच कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसको आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ना समझ में आया हो फिर से आप पॉज करिए और समझिए, कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा है कि सभी मास को हम अनंत से लाने पे उस पॉइंट पे जितना कार्य किया जाए, वो कार्य ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में, उसे हम उस बॉडी का चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब इसको चलो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लेंगे हमारा ये दोनों मास है। देखो अच्छे से समझना, मैं टाइम लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर स्लो हो तो आप स्पीड इंक्रीज कर देना, 1.25 या ये कर देना, लेकिन इसको अच्छे से समझना। अब मैं क्या मान लेता हूँ, ये सारे मास हमारे कहाँ से लाए गए हैं। अगर ये यमोन जो लाया गया है, इन दोनों को हमने कहाँ से ला के रखा है, सोल्यूशन में हमने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उसमें दोनों हमारे कहाँ से आ रहे हैं, दोनों हमारे इन्फेनाइट से आ रहे हैं। समझिए, मास हमारे आए कहाँ से हैं, m1 m2 मान लेते हैं। इनको जो हमारा डिफिनीशन बोलता है, इनको हमने अनंत से लेके आया है, दोनों को यहाँ पे रख देते हैं।
ठीक, ये हमारा क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से पहले मैंने m1 को लाके यहाँ पे रखा, उसके बाद हमारा m2 आया है। अब इसी को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम किसको लाएंगे, सबसे पहले हम m1 को यहाँ पे लाते हैं, आगे समझते हैं क्या होगा। ठीक है, इधर जस्ट मैंने आपको एज्यूम कराया है कि हमने पहले m1 को लाया, उसके बाद यहाँ पे m2 को लाया है। अब चलो एक एक करके एनालिसिस करते हैं। पहले हमने किसको लाया, फर्स्ट m1 बिल, पहले हमने m1 को लाया। जब m1 को हमने यहाँ पे लाया, कहाँ से ला रहा हूँ, अनंत से, ये है हमारा m1। तो आप बताओ इस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? अभी आप भूल जाओ कि m2 भी है, केवल हमने यहाँ पे m1 को लाके रख दिया। कहाँ से लाके रखा, एक इनफिनाइट से लाके रखा। अब आप बताओ ये आया कैसे? इसको लाने में क्या ग्रेविटेशनल ने कोई काम किया? ग्रेविटेशनल फोर्स ने बिल्कुल नहीं किया। जब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ने कोई काम नहीं किया तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा आएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई मास ही नहीं है जो इसको अट्रैक्ट करेगा। जब मास अट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं आएगा, जिसके कारण हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमने m1 को लाया। m1 को लाने में हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा हमारा, WG1 हमारा निकल के आया 0। जब हम देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फर्स्ट मास पे 0 आ गया है। अब हम किसको लाते हैं, दूसरे को लाते हैं। नाउ m2 विल कम। m2 हमारा कहाँ से आ रहा है, m2 हमारा आ रहा है इन्फिनिटी से, कम फ्रॉम इन्फिनिटी। अब आप बताओ जब हम m2 को लाएंगे, यहाँ पे तो m1 पहले से बैठा हुआ है कि नहीं? यहाँ पे तो m1 पहले से बैठा हुआ है, और m2 को हम ला कहाँ से रहे हैं, m2 को हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं। और लाना कहाँ पे है, हमें यहाँ से इससे r दूरी पर लेके आना है। अब जब ये यहाँ से आना शुरू हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो इस पे क्या होगा, इस पे m1 एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा कि नहीं? आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या बोलता है कि हर बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मान लेते हैं किसी एक पॉइंट पर ये यहाँ से कितनी दूरी पर आ गया है, x दूरी पर आ गया है। अब बताओ m1 जब m2 को अपनी तरफ खींच रहा है तो क्या उस पे लगेगा, इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। और आप देखो जो हमने डायरेक्शन मेजर की है और जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट है, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी माइनस। माइनस क्यों लगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है। m1 m2 डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस, अभी जब हमने x दूरी पर माना है कितना है, x स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बोलो। अब मान लेते हैं कि यहाँ से एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने दिया, इसके बाद यहाँ से कितना दिया है, एकदम dx, यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे लाए। जब इस फोर्स को जरा सा आगे लाएंगे तो इस पे कुछ ना कुछ वर्क होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे dx 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 करते करते हम r पे इसको लेके आएंगे। तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, है कि नहीं? तो हमारा वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, अगर मान लें यहाँ से dx लाने पे हमारा वर्क कितना हुआ, dw। तो पूरा वर्क हमारा अगर करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे dw इक्वल टू इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट f, और f हमारा कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। कहाँ से हम कहाँ तक ला रहे हैं, डिस्टेंस हम इनफिनाइट से लेके r तक हमको लाना है। लिमिट आपको पता होनी चाहिए, इनफिनाइट से लेके r तक ला रहे हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, वर्क डन बाई, कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है, WG2 से लिखते हैं। इंटीग्रेशन हमारा इनफिनाइट से r, Fg की वैल्यू रखते हैं। Fg की वैल्यू क्या है हमारा, -g m1 m2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, dx।
इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारा माइनस जी m1 m2 ये क्या है, ये बाहर आ जाएगा। अंदर हमारा क्या बचेगा, केवल 1/x²। तो उसको लिखते हैं इंटीग्रेशन इन्फिनाइट टू आर 1/x² इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन आपको पता होगा क्या होता है, 1/x² आप कैसे करोगे, इसको ऊपर देंगे x के पावर -2 और x के पावर n का क्या होता है, x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो चलो उसी को यूज करते हैं। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा -g m1 m2। अब इंटीग्रेशन 1/x², इसका देखो यहाँ पे आपको कर देना है x के पावर -2 dx। इसका करोगे तो क्या निकल के आएगा, x के पावर माइनस क्या होता है n+1 -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। अगर आपको नहीं समझ में आता, मैथमेटिकल टूल में इंटीग्रेशन का पूरा चैप्टर है, वहां से जाके देख लेना। ये -2 + 1 क्या हो जाएगा, x के पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। तो ये निकल के आएगा -1/x। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं -1/x। लिमिट इन्फिनाइट से लेके हमारी कहाँ तक जा रही है, इन्फिनाइट से लेके आर तक जा रही है। कुछ भी डाउट हो तो बोलो। यहाँ तक हो गया। अब चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +g m1 m2। लिमिट पुट करते हैं 1/r -1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0। जो हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 2 आया वो निकल के आया है g m1 m2 डिवाइडेड बाय r। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब हमारा वर्क डन निकल के आ गया है। अब हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे कितनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई r दूरी पर, ठीक। इनके कारण तो हमारा क्या डेफिनेशन बोलता है, जो हमारा पूरे कॉन्फ़िगरेशन का है यू कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या है हमारा, इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे पूरा लिख देते हैं। देखो मैं जल्दबाजी में लिखता हूँ, अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको आपको समझ लेना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक। क्योंकि पेन टैब है उस पर बार बार स्लिप करता है, इसलिए रिरेज करने जाएंगे तो ज़्यादा टाइम खाएगा। तो चलो इसका लिखते हैं पूरे सिस्टम का। ये क्या निकल के आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फर्स्ट के कारण क्या आया है, 0। WG1 + WG2, क्योंकि पहले m1 को लाने में कितना कार्य किया गया, फिर m2 को लाने में, m2 को लाने में किया गया कार्य है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 0 + g m1 × m2 डिवाइडेड बाई r। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये कितना निकल के आएगा कॉन्फ़िगरेशन का, इस कॉन्फ़िगरेशन का निकल के आएगा g m1 m2। यहाँ पे देखो माइनस है तो ये हमारा माइनस साइन लग जाएगा डिवाइडेड बाई r। तो अगर कोई दो मास एक दूसरे से r दूरी पर रखे हो और आपसे पूछे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो होगा -g m1 m2/r। यहाँ से आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो बोलो। कुछ नहीं करना है, पहले m1 को लाना, m1 को लाओगे कोई उसके सराउंडिंग में मास नहीं है तो कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरा मास हम लाना शुरू किए, यहाँ से थोड़े दूरी पे लाए, मान लेते हैं x दूरी पर, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करने लगा है जिसकी वैल्यू है -g m1 m2/x²। अब हमको वर्क डन चाहिए था, हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया और उसमें हमें स्मॉल वर्क dw करना पड़ा। इसके बाद हमने इंटीग्रेशन किया और हमें आंसर यहाँ पे मिल गया। पूरा कैलकुलेशन है। अगर कहीं भी कुछ भी आपको डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, बस इसका आगे यूज होगा, इसलिए मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया। और यही आपको चार्ज में सेम कॉन्सेप्ट सेम ऐसे ही वहाँ पे भी प्रूफ होगा, तो अच्छे से इसको समझ लीजिए। अब चलो समझते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। तो देखो वहां पे हमने क्या देखा कि कोई भी पोटेंशियल नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, एक केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। इसको आप याद रखना दोनों को। तो हमारा क्या है, पोटेंशियल तो कहीं हमारा डिफाइन ही नहीं है, इसको मैं यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ, पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या डिफाइन है हमारा,
हमारा डिफाइन है चेंज इन पोटेंशियल, कि पोटेंशियल में कितना चेंज आया। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइन, न कि हमें पोटेंशियल है। ठीक, इस बात को आप याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइन। तो चलो अब जो भी हम आगे टॉपिक में बात करेंगे सारा हमारा पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा, न कि पोटेंशियल। मैं भले पोटेंशियल बोलूं, वो क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब चलो इसको समझते हैं। इसकी पहले डिफिनीशन क्या है, फिर प्रूफ करके एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक यहाँ पे मास m है, ए पॉइंट बी है। अभी इस मास को हमें यहाँ पे लाना है, और मान अगर किसी मास को, अगर इसका मास हमें m दिया है, अगर आप इसका किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाओगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना होगा कि नहीं, बिल्कुल। मान लेते हैं कितना कार्य किया गया इस पे W, और एक कार्य ऐसा होना चाहिए कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। इतना स्लो हम वेलोसिटी लगा के करेंगे। ठीक है, अभी आगे हम और डिटेल में आपको ग्रेविटेशनल जब आगे अभी डिराइव करेंगे तो वहाँ एक्सटर्नल फोर्स वो सब लगा के दिखाएंगे। अभी जस्ट आप पहले डेफिनेशन समझिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन है क्या। तो यहाँ पे अब इसके बीच जो हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखेंगे, किससे लिखेंगे, V से, कैपिटल V। वेलोसिटी मत समझना। तो अगर इस दो पॉइंट के बीच हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है, इनके बीच का डिफरेंस, तो कैसे लिखेंगे, VA माइनस VB इक्वल टू, ए हमारा क्या होगा, वर्क डन बाई बी से ए पे लाने पे, देखो मैं लिख रहा हूं बी टू ए, बी से ए पे लाने पे इस मास पर जितना कार्य किया गया उसको उसी मास से डिवाइड कर दो, हमें उनके बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। और ये प्रोसेस इतना स्लो होंगे कि इनमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अजम्पशन, with no change in kinetic energy, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक, तो हमारी वेलोसिटी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वो हमारी कांस्टेंट है। अब पोटेंशियल अगर हमें किसी भी एक पॉइंट पे निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, जैसा हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कर रहे थे, कि कोई एक ऐसा पॉइंट माने जो हमारा इनफिनाइट पे हो, तो चीजें हमारी आसान हो जाएंगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएंगी। तो चलो आगे उसको डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट। अगर हमें किसी एक पोटेंशियल पर पॉइंट हमें निकालना हो, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को हम मान लेंगे हमारा कहाँ पे है, रिफरेंस पॉइंट जो है उसको हम मान लेंगे, रिफरेंस पॉइंट हमारा कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। रिफरेंस पॉइंट ये क्यों करेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी पे हमारा पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारा जो भी इनफिनाइट पे पोटेंशियल होगा ये हमारा क्या होगा, जीरो। तो जब भी आपसे पोटेंशियल पूछे तो एक पॉइंट को कहाँ पे रख देना है, अनंत पर रख देना है। तो चलो इसको फिर से उसी को हम बनाते हैं। मान लेते हैं एक हमारा मास m है, ए पॉइंट बी पे रखा हुआ है। अब पॉइंट बी को हम कहाँ, और इसको हम कहाँ पे ला रहे हैं, ए पॉइंट पर हमको लाना है। अब जब हम बी से ए पे इस पॉइंट पे लाएंगे तो इसके बीच कितना पोटेंशियल होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। और बी से ए पे लाने पे हमें मान लेते हैं कार्य कितना करना पड़ा, W। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको एक पॉइंट ऐसा एज्यूम करना है कि वो इनफिनाइट पे है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट बी एट इनफिनाइट। बी हमारा कहाँ पे है, इनफिनाइट पे है। अब जब बी हमारा इनफिनाइट पे है तो हमारा जो पोटेंशियल बी पे आएगा वो क्या होगा, जीरो। तो चलो यहाँ पे पोटेंशियल लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ए पे आना है, कहाँ से आ रहे हैं, बी पे आ रहे हैं, इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन हमारा कहाँ से आ रहा है, अभी बी हमारा कहाँ पे हो गया, इनफिनाइट पे, इनफिनाइट से कहाँ पे आ रहा है, ए पे, डिवाइडेड बाय उसके मास से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से हमारा भी कितना है, इसको हमने इनफिनाइट पे माना है, ए हमारा निकल के आएगा जीरो। अगर हमसे ए पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा था, भी ए इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम इनफिनाइट टू ए डिवाइडेड बाय एम। अब इसका डिफिनीशन हम कैसे लिखेंगे,
आप खुद बोलो, समझ में आया कि नहीं? अगर किसी मास को अनंत से किसी पॉइंट तक लाने पर कौन सा जो यूनिट वर्क किया जाए, यूनिट मास वर्क, समझ रहे हो ना? वर्क में मास का डिवाइड किए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं। सिंपल सा बात कि अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ला रहे हो, उनके बीच जो वर्क किया जाए उसी के मास से डिवाइड कर दो, आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। और एक पॉइंट हम कहाँ पे मानते हैं? इनफाइनाइट पे मानते हैं। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे चलो लिख देता हूँ जो बातें वहां पे हुई है। डिफिनीशन, वर्क डन, वर्क डन हमारा क्या हो रहा है? वर्क डन पर यूनिट मास है, मास से हम डिवाइड कर रहे हैं, पर यूनिट मास ब्रिंगिंग अ बॉडी, बॉडी को हम कहां से ला रहे हैं? ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, यूनिट मास, इसको हम कहां से ला रहे हैं? फ्रॉम इनफिनाइट, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। इस बात को याद रखना। और क्यों ला रहे हैं? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट वो चेंज आता है और एक पॉइंट पे हमारा जीरो हो जाएगा तो हमें एक ही पॉइंट पे कैलकुलेट करना रहेगा, जिससे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं टू दैट पॉइंट। और क्या हो रहा है? विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसको लिखना, बुक में ये सब नहीं दिया है। विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं तो आधा अधूरा डिफिनीशन है। विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, समझ में आया कि नहीं? अगर हमारा किसी यूनिट मास को इनफिनाइट से किसी पॉइंट पर लाएं, जो हमारा वर्क डन पर यूनिट मास होता है वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। ठीक, ये हुआ इसका डिफिनीशन। अब चलो, पोटेंशियल एक नया टर्म आया है। अगर जैसे ही कोई नया टर्म आता है तो सबसे पहले हमें उसकी डायमेंशंस और यूनिट क्या है उसको देखना चाहिए। अगर नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई है तो उसकी यूनिट, अब इसकी यूनिट क्या होगी? वर्क डन पर यूनिट मास। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। ये तो एकदम इजी सा है, जूल। और इसकी क्या होगी? केजी। अब जब जूल को आप एफ इंटू एस करोगे, एफ का न्यूटन होगा, न्यूटन का क्या होगा? एम इंटू ए, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहां रख के जब सॉल्व करोगे तो इसकी एक और यूनिट आएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जूल की वैल्यू एम के एस में रख के इसको वेरीफाई कर देना, यही निकल के आएगा। तो इसका डायमेंशंस क्या बनेगा? इसका डायमेंशंस हमारा बनेगा, मीटर का क्या होता है? एल स्क्वायर और सेकेंड नीचे है, मीन्स टी की पावर -2। ये रहा हमारा पोटेंशियल का डायमेंशंस। अब आप बताओ, ये हमारा वेक्टर है या स्केलर? इसमें आप मास से डिवाइड कर रहे हो तो ये हमारा क्या है? ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारा वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्क डन पर यूनिट मास है। अगर किसी दो क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं सेम को तो क्या हो जाती है? स्केलर हो जाती है, अगर यूनिट मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसको मैं नोट करके लिख देता हूं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों है? क्योंकि ये हमारा वर्क डन पर यूनिट मास है। अब जब स्केलर क्वांटिटी है, जैसे हम ट्रिंगल, रेक्टेंगल वो सब पे निकालते थे, तो इसमें क्या करना होगा? सब पे डायरेक्शन नहीं चाहिए, बस मैग्नीट्यूड निकाल के आपको ऐड कर देना है। ये एकदम इजी रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। आइए अब देखते हैं कि अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी मास के कारण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। उसके पहले एक पॉइंट समझते हैं। अभी मान लेते हैं हमें कोई पॉइंट पी है, इस पे हमसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा जा रहा है और कोई भी मास नहीं दिया हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे? तो जो अपना कॉन्सेप्ट है, हम क्या मानेंगे कि इनफाइनाइट से कोई मास एम को हम इस पॉइंट पे ला रहे हैं। अपना डेफिनेशन वही था ना कि जिस भी पॉइंट पे पूछे इनफिनाइट से उस मास को उस पॉइंट पे लाने पे जितना कार्य किया जाए उसमें उसी मास का डिवाइड कर दो, उस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अब मान लेते हैं हम इसको यहाँ पे जब लाए एम को पी पे, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक लाने में? बताइए आप। हमें कुछ काम करना पड़ा क्या? यहाँ पे तो कोई फोर्स ही नहीं है,
इस पे हमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसको हमने जरा सा प्रेस किया, ये सीधा चलना शुरू हुआ और इस पॉइंट पे आके रुक गया है। ठीक, तो यहाँ से कोई भी कार्य नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि पी पे तो कोई मास ही नहीं है। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आई है। अगर हमें ग्रेविटेशनल पॉइंट पी पे लिखना रहे, क्या लिखना होगा? हम वर्क डन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? इन्फिनिटी से पी पे ला रहे हैं, उस मास से डिवाइड कर देंगे। बट यहाँ पी पे तो कोई मास ही नहीं है। जब पी पे कोई मास दिया नहीं है, इस पे कोई भी वर्क डन हमारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एम को कौन फील्ड कौन बनाता है? यहाँ पे पॉइंट पी पे कोई मास नहीं है, तो कोई भी पोटेंशियल नहीं बनाएगा। तो यहाँ आप नोट करके लिख सकते हो, इफ देयर इज नो मास इन एनी पॉइंट, इफ देयर इज नो मास at any point, then there is a no potential, no gravitational potential, then there is a no gravitational potential difference। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए और फिर से इसको समझिए। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम P पे एक मास रख देते हैं। ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कोई मास है ही नहीं जो इसको अपनी तरफ खींचे। जब अपनी तरफ कोई खींचेगा नहीं तो कुछ कार्य किया नहीं जाएगा, जिसके कारण हमारा एक क्या आएगा? इस पॉइंट पे हमारा 0 आएगा। ठीक, चलो अब आगे समझते हैं जो अपना टॉपिक है, कि किसी एक मास के कारण हमारा कितना जनरेट होगा। तो अब मान लेते हैं हमें एक मास दिया है m, इसके कारण हमें पॉइंट P पे पूछ रहा है कि कितना हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा, जो यहाँ से r दूरी पर रखा हुआ है। अब कॉन्सेप्ट अपना क्या है कि अगर जिस पॉइंट पे पूछे हम एक इमेजिनरी मास मान लेंगे m, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक इमेजिनरी मास हमारा m है, छोटू सा m। इस m को हमें P पे लाने पर, m हमारा कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। इसको यहाँ से P पॉइंट पे लाने पे जो कार्य किया जाएगा, मान लेते हैं कार्य W हुआ, उस वर्क में इस छोटू से मास को डिवाइड कर देंगे, इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक, तो अब चलो इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। अब बताओ, जब हमने यहाँ इनफिनाइट पे छोटा सा मास रखा, तो ये बड़ा वाला मास क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा। खींचेगा कि नहीं? जिससे इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, जो आएगा Fg। अब जैसे जैसे m को ये अपने करीब लाता जाएगा, क्या होगा? इसकी स्पीड इंक्रीज होने की कोशिश करेगा। करेगा कि नहीं? और हमने क्या अजम्पशन लिया है? हमारा काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वो वेलोसिटी चेंज हुई, फिर वो उस कॉन्सेप्ट को नहीं वेरीफाई करेगा। तो इसको स्लो करने के लिए हम एक अपोजिट में फोर्स लगा देंगे, जस्ट इसके अपोजिट, जिसको हम बोलेंगे एफ एक्सटर्नल। और ए फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही रहेगा, बस उससे 1/1000 टाइम्स ही कम रहेगा, जो बहुत माइनर सा टेंस टू लिमिट वाला केस रहेगा। जैसे ही स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, एफ एक्सटर्नल तुरंत उसको रोकने की कोशिश करेगा। बस एफ जी एकदम लिमिट वाला ज्यादा रहेगा, कि ताकि आगे जा सके, और उसको बैलेंस करेगा एफ एक्सटर्नल। तो यहाँ पे जो हम पोटेंशियल एट पी लिखेंगे, वो हमारा क्या आएगा? पोटेंशियल एट पी। अब वर्क डन यहाँ कौन कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। जो हमारा वर्क डन किया जा रहा है इन्फिनिटी से पी तक लाने में, उस वर्क को हम इस मास से डिवाइड कर देंगे। और ये वर्क हमारा कौन सा है? ये वर्क हमारा है एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा अपना किया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? ये स्पीड ना बढ़े, उसको रोकने के लिए हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, और वो एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी के ऑलमोस्ट बराबर है, बस उससे बहुत माइनर सा कम है, ताकि वो केवल आगे एक कांस्टेंट स्पीड से जा सके। ठीक, यहाँ समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो बताइए।
अभी हम इसके बारे में पूरा क्या करेंगे, आगे डिराइव करने वाले हैं। ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे जो कैपिटल एम है स्मॉल एम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण स्मॉल एम की वेलोसिटी इंक्रीज होने की कोशिश करेगी। उसको रोकने के लिए हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ये ऑलमोस्ट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर रहेगा। समझ में आया कि नहीं? अब आइए इसका हम डेरिवेशन डिराइव करते हैं कि कैसे होगा सारी चीजें। क्या था, यहाँ पे अपना एक मास है एम, कैपिटल एम के कारण हमें पॉइंट पी पे जो यहाँ से आर दूरी पर रखा है ग्रेविटेशनल, हमें पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे आप बताओ। इसके लिए सबसे हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से चलिए। एग्जाम में कुछ भी आएगा, कैसा भी क्वेश्चन घुमाएगा, अगर बेसिक्स आपका स्ट्रांग है आप उसको आसानी से कर दोगे। अभी हम इनफिनाइट से ला सकते हैं। ठीक, अब देखो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था ग्रेविटेशनल अपना क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स में जो आपका वर्क डन होता है राउंड ट्रिप में, वो क्या होता है, वो जीरो होता है। तो अभी मैं जस्ट आपका इसके अपोजिट जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा कि पी पे एक इमेजिनरी मास एम रख रहा हूं। अब अरे यार, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो पी से इन्फिनिटी जाने में जितना कार्य करना होगा उतना ही काम इन्फिनिटी से पी तक लाने में किया जाएगा। तो जो हमारा वर्क आएगा उसमें मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा, वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ लिख देता हूँ। तो अब आप बताओ इस पे क्या लगेगा, इसके सेंटर की तरफ एक आपका इस पे क्या लगेगा, जब ये दो मास एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हैं, इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स जी लगेगा। अब इसको मैं क्या करता हूं कि पी से थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। ठीक, हमें इन्फिनिटी तक लेके जाना है। अब जब इसको मैं आगे ले गया, एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, तो इस पे एक इस साइड लग रहा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, और मैं इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया हूं जिससे इसकी स्पीड इंक्रीज ना हो और इसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑलमोस्ट बराबर, एकदम जरा सा कम है। इतना है कि वो एकदम आराम से जा सके। सपोज 0.001 टाइम से एफ जी इससे ज्यादा है। यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बताओ, समझ में आया कि नहीं? अब मान लेते हैं यहाँ से हम जरा सा आगे इसको लेके गए, कितना लेके जा रहे हैं, डी एक्स, और यहाँ से यहाँ तक इसकी किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे जहाँ पहुंचा है, मान लेते हैं हमारी दूरी कितनी है, एक्स। तो आप बताओ यहाँ से एफ जी हमारा कितना आएगा, इसके लिए कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी एम एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और यहाँ पे कितना लगेगा, एफ जी, इधर हमारा लगेगा एफ जी, मास है जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। अब डिस्टेंस कितना मान लिया हूँ, किसी एक रैंडम वेरिएबल पे एक्स स्क्वायर। हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, पी से लेके इंफिनिटी तक। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। और ए एफ जी हमारा क्या है, वो जस्ट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। अब अगर हम पूरा वर्क निकाल के पी से इंफिनिटी तक जाने पे कितना कार्य किया गया उसको इस छोटे से मास से डिवाइड कर देंगे, हमको मिल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो पिछले में मैंने इन्फिनिटी टू उस पॉइंट पे बता रहा था, इसका जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। क्यों? ताकि आपको कंजर्वेटिव का फील आना चाहिए। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार चीजें फिर से समझिए, क्योंकि अगर बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब चलो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हम देखते हैं। क्या होता है वर्क डन, अगर वेरिएबल फोर्स रहे एफ इंटू डी एक्स, यहाँ पे हमारा फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, ये है हमारा। और कहाँ से कहाँ तक हमें कार्य करना है, लिमिट पी से लेके इंफिनिटी तक, पी से लेके इंफिनिटी तक। यहाँ पे हमारा फोर्स है जी एम एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब लिमिट आप बताओ, जब हमारा एक्स इक्वल टू पी है वहाँ पे लिमिट हमारी कितनी है, एट x इक्वल टू पी, तो लिमिट हमारी कितनी है वहां पे r। और जब हमारा x इक्वल टू इन्फिनिटी है तो वहां पे हमारी वैल्यू कितनी है x की, वहां पे हमारी x की वैल्यू इन्फिनाइट है, यहाँ पे x की वैल्यू r है। ठीक, तो हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, r से लेके इन्फिनिटी तक। अब चलो इसका कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा इंटीग्रेशन है।
जो कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं। क्या कांस्टेंट है? GMM। अब अंदर क्या बचेगा? 1 बाई इंटीग्रेशन का साइन आएगा। एक मिनट, इसको अगर आप लोगों ने मैथमेटिकल टूल में इंटीग्रेशन का अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके देख लो, नहीं तो पूरे फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। 1/x² इंटू dx। अब x के पावर n अभी पिछले में आपको दिखाया था कैसे इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? x के पावर -2, पावर 1 होगा तो x के पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 मीन्स 1/-x आ जाएगा। तो चलो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। एकदम बेसिक सा है यार इंटीग्रेशन। वर्क डन बाय एक्सटर्नल हमारा क्या आएगा? GMM। 1/x² का इंटीग्रेशन 1/-x। लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी? r से लेके इन्फिनिटी तक। चलो वैल्यू पुट करते हैं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या निकल के आएगा हमारा। G कैपिटल M इंटू स्मॉल m -1/इन्फिनिटी माइनस और -1/r। कुछ भी डाउट है तो बोलो। यहाँ से जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल हम निकालेंगे, ये हमारा कितना निकल के आएगा? 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा? प्लस। तो ये निकल के आएगा GMM/r। ये हमारा कहाँ से कहाँ तक आया है? P से लेके इन्फिनिटी तक जाने पे देखो यहाँ पे पॉजिटिव आया है। क्यों? क्योंकि हमारा फोर्स F एक्सटर्नल और जो R हम M से मेजर कर रहे हैं दोनों का डायरेक्शन सेम है। हम वहाँ पे निगेटिव लगाते थे क्योंकि हमारा फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हम मेजर करते थे उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती थी। लेकिन यहाँ हमारा R और F एक्सटर्नल उन दोनों का सेम है। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव आया है। ये हमारा कहाँ से कहाँ तक वर्क आया है? ये वर्क हमारा आया है P से लेके इन्फिनाइट तक जाने पे कितना कार्य करना पड़ेगा? GMM/r। ठीक। और अगर हमें इसका उल्टा चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम क्या कर देंगे? जस्ट माइनस साइन लगा देंगे, केवल डायरेक्शन चेंज होगा, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। GMM/r ये रहा इसका फार्मूला। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो बताओ। अब हमसे क्या पूछा है? P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? तो P पॉइंट पे पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे? अब जो स्मॉल m हमने इमेजिनरी माना है इसी से उसको डिवाइड करेंगे। जो हमारा डिफिनीशन था क्या था? वर्क डन बाय यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास। तो यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे W इन्फिनाइट से P तक जाने में डिवाइडेड बाय m। जब इसको हम डिवाइड करेंगे m से m कैंसिल हो जाएगा, कितना निकल के आएगा? -GM/r। तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस P पे निकल के आया है वो निकल के आया है -GM/r। देखो कितना इजीली हमने निकाल लिया, कुछ नहीं, एकदम बेसिक सा डिफिनीशन। अगर आप उसके थ्रू जाओगे आसानी से कर लोगे, कुछ नहीं किया। ये देखो कंफ्यूज मत होना, आप चाहे P से इन्फिनिटी जाओ चाहे इन्फिनिटी से P जाओ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Fg हमारा क्या है? Fg इज कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप वर्क पावर एनर्जी में और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में वहाँ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है सारी प्रॉपर्टी को डिटेल में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ हूँ, एक बार जाके वहाँ पे देख लेना। तो ये रहा अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि समझ में आए कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का। इसमें वही ट्रेंगल वाला फिर से देते हैं जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते समय किया था। एक हमारा इक्विलैटरल क्या है? एक हमारा इक्विलैटरल ट्रेंगल है। इसके तीनों शीर्ष पे हमारे मास m रखे गए हैं। ठीक, इस पे भी मास m है, इस पे भी मास m है और इस पे भी मास m है। और सबकी डिस्टेंस क्या हमने वहां लिया था? a। आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल इसके सेंट्रॉइड पे P पे, जो इसकी सेंट्रॉइड है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल बताना है। अब आप इसको कैसे निकालोगे? फाइंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। सेम कॉन्सेप्ट जो हमने अभी आपको सिखाया, फाइंड पोटेंशियल एट P। देखो जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड था वो वेक्टर क्वांटिटी थी, ये हमारा क्या है? क्या है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अब P पे कौन कौन से मास के कारण पोटेंशियल आएगा आप बताओ? P पे
कौन कौन से बनाएंगे? एक तो आपका इस मास के कारण आएगा, अगर इसको मैं 1 नाम दूं, इसको 2 नाम दूं, इसको 3 नाम दूं, तो एक तो 1 बनाएगा और एक 2 बनाएगा, इसके कारण पोटेंशियल पी पे कितना होगा, और एक आपका कौन है तीसरे के कारण, इसको मान लेते हैं पॉइंट पी जो हमको पूछा हुआ है। अब किसी तरह सेंट्रॉइड की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर हम इसको आर माने, इसको आर, तो ये तीनों डिस्टेंस इस पॉइंट से बराबर होते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है, पोटेंशियल हमारा क्या है, V इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर देना है, न कि आपको डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन होता तो हम वो वेक्टर सम वाला करते। अब आप यहां से हमको बताओ, P पे 1 के कारण कितना आएगा, जो हमारा फार्मूला होता है उसको लिख देते हैं, -GM/R, यही होता है फार्मूला। वो मास और इनटू उससे डिस्टेंस। अगर सब आप दोनों मास को भूल जाओ, समझो केवल ए मास m है, यहाँ से r दूरी पर पूछा जा रहा है, तो इसका आप कैसे लिखोगे? V1 आप क्या लिखोगे? और V1 अगर आपको लिखना है -GM/R, यही लिखोगे कि नहीं? अब अगर किसी तरह हमें R की वैल्यू पता चल जाए, ये तीनों के लिए सेम आएगा, मैं ऐड कर दूंगा, वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो चलो अब हम R के लिए निकालते हैं। अगर ये पूरा लेंथ A है तो ये छोटू सा लेंथ कितना होगा? A/2। और ट्रेंगल में एंगल कितना होता है? 60 डिग्री पूरा। तो अगर आधा लेंगे, आधा हमारा कितना होगा बताइए? अगर हाफ लेंगे तो हाफ होगा हमारा 30 डिग्री। हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए? ए आर वाला। और हमको ये नीचे का पता है, तो अगर बेस और हाइपोटेन्यूज पता है तो कौन सा सबसे सटीक इक्वेशन? cos 30। cos 30 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस क्या है? A/2। ये सब ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है, आपको नहीं पता तो एक बार जाके देख लीजिए। यहाँ से जब हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा? r इक्वल टू निकल के आएगा A/2 cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो यह आ जाएगा A/2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, r इक्वल टू निकल के आया A/√3। कुछ भी डाउट हो तो बताओ। अब जैसे ही r की वैल्यू मिली तो यहाँ पे मैं V1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। V1 की वैल्यू कितनी आएगी? -GM डिवाइडेड बाई A/√3। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा निकल के आएगा √3 माइनस √3 GM डिवाइडेड बाई A। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? कुछ भी डाउट है तो बोलो आप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, डिस्टेंस बराबर है, मास बराबर है, तो इनके कारण ये दोनों भी बराबर होंगे कि नहीं? तो मैं V1 का क्या लिख सकता हूं? अगर हमें P पे पूछा है, V1 प्लस V2 प्लस V3, और तीनों की वैल्यू बराबर आएगी, तो यहाँ से मैं 3V1 लिख सकता हूँ कि नहीं? और जिसकी वैल्यू यहाँ पे V माने हैं, तो हमारा VP क्या आ जाएगा? 3 इंटू इसका कितनी वैल्यू आई है? अगर इसको हम केवल V नाम दें तो यहाँ से -√3, यही है ना, 3 इंटू -√3 GM डिवाइडेड बाई A। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो P पॉइंट पर हमसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा था, ये निकल के आएगा -3√3 GM/A। ये रहा हमारा आंसर। तो कितना इजीली हमने कर दिया यार, इसमें कुछ भी नहीं करना था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको आसानी से कर लोगे। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, एक बार 2 से 3 बार इसको देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मुझे पता है थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट टाइम दे के उसको अच्छे से सीखिए। एक बार सीख लेंगे तो आपको हमेशा काम देगा, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, उसी का मैं डेटा चेंज करके आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, कोई एक हैवी ब्लॉक रखा है कैपिटल M मास का, और यहाँ से x दूरी पर, ठीक, एक छोटा सा मास रखा हुआ है M, जो यहाँ से x दूरी पर है। इसी से एग्जैक्ट x दूरी पर, इससे एग्जैक्ट x दूरी पर आपका एक और मास है,
यही सेम मास ये रखा हुआ है, ठीक। अगर इसको हम पॉइंट ए बोलें तो ए है हमारा पॉइंट बी। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दोनों मास सेम है, एक कैपिटल एम से इसकी दूरी x है और इससे x है। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो हमारा छोटू सा मास है वो बड़े वाले मास से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज। एक्चुअली एक इलस्ट्रेशन अच्छे से समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। व्हाट इज द वर्क डन टू मूव एम। ये जो हमारा एम था यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ से हमने इसको x दूरी मूव करा दिया है पॉइंट बी पर। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन हमारा किसके कर रहा है, टू मूव, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, टू मूव एम फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी वेरी स्लोली देखो लिखा है, ताकि हमारी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस ना आए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई तो ये सब हमारा काम नहीं करेगा, इसलिए देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। एम मास एम पॉइंट ए पे रखा हुआ था, जितनी दूरी पे था उतना ही और दूरी पे हमने इसको बी पे पहुंचा दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर स्मॉल एम लेस देन कैपिटल एम है तो ए से बी पे ले जाने पे कितना कार्य किया गया। तो एकदम इजी है, ये मैं इसलिए लिया हूँ कि आप पोटेंशियल का यूज करके जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होता था, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कहाँ पे पहुंच रहे हैं, बी पे। भी बी माइनस कहाँ से गए हैं, ए पे। अब कहाँ से कहाँ तक वर्क हमारा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमारा कितना कार्य हुआ, डब्ल्यू। तो हमारा जो डब्ल्यू हुआ है वर्क, ए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से लेके बी तक, और मास सेम ही है तो उसी एम से हम डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है वेरी स्लोली। अब अगर यहाँ से हमको वर्क डन निकालना रहे ए से बी तक जाने में, तो एम का क्रॉस प्रोडक्ट करा के एम वी बी माइनस वी ए मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। और अगर इसी को और सिंप्लीफाई करूँ तो एम डेल्टा भी लिख सकता हूँ कि नहीं। ये भी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वेलोसिटी, या उलूम मत समझ लेना काफ़ी लोग। मेरा एक क्वेश्चन लेने का मेन मोटो एक कॉन्सेप्ट समझाना था कि अगर कभी वर्क पूछे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस देके तो आप कैसे निकालोगे। समझ में आया कि नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो, अब एक बार हम पॉइंट ए पे एम के कारण निकालेंगे, फिर यही एम जब इस पॉइंट पे पहुंचा कैपिटल एम के कारण इसको निकालेंगे। देखो अब भी यहाँ पे हमने डिराइव करके आपको दिखाया कि ये ऐसा मानो कि छोटू सा मास वहां पे है कि नहीं, वही है। और इसके कारण क्या आता था फार्मूला आपका, माइनस जी एम बाई आर। छोटा सा मास का कोई रोल नहीं आया है, बिग मास का रोल आया है, तो उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। वर्क डन ए से बी, ए से बी हमारा मास तो वही रहेगा एम। अब इसके लिए पोटेंशियल लिखते हैं, किसके लिए, पोटेंशियल हम पहले लिखते हैं वी बी के लिए। तो जब वी बी के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस जी एम बाई आर। माइनस जी एम, आर यहाँ पे कितना है, हम इस पॉइंट से ले रहे हैं, ये जो हमारा कैपिटल एम है, क्योंकि कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, छोटे का तो कोई रोल नहीं है। एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस, फिर से माइनस रहेगा। अब जी एम जो पॉइंट ए पे है उसके लिए x है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, यहाँ पे हमारा निकल के आएगा m, इधर निकल के आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं। ये भी हमारा कैपिटल है ना, स्मॉल क्यों लिख दिए, इसको सही कर लीजिए, g कैपिटल m है। तो यहाँ पे जी एम बाई एक्स माइनस जी एम जी एम बाई 2x। यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो 2x में से एक x जाएगा तो क्या आ जाएगा, वर्क डन ए से बी तक ले जाने में जो कार्य हमें करना पड़ेगा m इंटू जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई हमारा क्या आ जाएगा 2x। इतना कार्य हमें करना पड़ेगा अगर हमारा जो कैपिटल एम है वो स्मॉल एम से बहुत ज़्यादा है। समझ में आया कि नहीं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपको फार्मूला पता हो और उसका स्टैंडर्ड हम कैसे यूज करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
चलो एक और टॉपिक बचा है, उसको भी ले लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा यहाँ पे मैक्सिमम हम कवर कर ही दें। तो चलो एक इस पे और क्वेश्चन करते हैं, एक तरीके से क्वेश्चन के फॉर्मेट में एक डेरिवेशन और करते हैं। क्या है कि अगर कभी हमें रिंग पे निकालना रहे तो हम कैसे उसको निकालेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैंने रिंग पे आपको इसलिए नहीं बताई है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में एक रिलेशन आपको बताएंगे, फिर वहां से देखना कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, कोई एक पता रहेगा दूसरा आप आराम से निकाल लोगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा हूँ रिंग का। पीछे स्पेयर का तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ये भी एक बहुत फेमस इलस्ट्रेशन है, इसको यहाँ पे सीख लीजिए। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या है, ये है हमारा एक रिंग, ठीक। ये रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है। कोई भी डाउट हो तो बताना। ये है हमारा रेडियस r। इससे हमें p दूरी पर, ये p पॉइंट पर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। देखो रटना मत कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसी को यहाँ पे यूज करके निकालेंगे। अब आपको ये बताना है कि p पॉइंट पर हमारा कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। समझ में आया कि नहीं? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तुरंत आएगा, हम पिछले में कैसे करते थे, स्पेयर और ये सब आते थे। ये जो हमारा एम है ये तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो हमने पी पॉइंट पे स्टडी किया हुआ है -gm/r, ये हमारा किसके लिए है? ये हमारा पॉइंट मास के लिए है, लेकिन ये तो हमारा यूनिफॉर्मली पूरा डिस्ट्रीब्यूट है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे? ऐसे प्रॉब्लम के लिए हम पहले इसको यूनिट मास में ब्रेक करेंगे। तो चलो इसको हम छोटे छोटे यूनिट मास में ब्रेक कर देते हैं, डीएम। अगर ऐसे मैं एकदम छोटा छोटा सारे मास में ब्रेक करके फिर इसको ऐड कर दूं तो हमारा सेम वही आएगा कि नहीं? सेम वही आएगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये मान लेते हैं इस पॉइंट पे हम एक मास डी एम, यहाँ से मैं डिस्टेंस जो आएगा वो अपना कितना आएगा आर। ये दोनों डिस्टेंस हमारी बराबर होंगी। कोई भी डाउट हो तो बताना आप। क्वेश्चन को समझना अच्छे से क्या क्या हो रहा है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे डायरेक्ट इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाएगा। ये है आर और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर बना रहा है, मान लेते हैं कितना है एक्स, इसके सेंटर ओ से, ठीक। कुछ भी डाउट हो तो बताओ। अब देखो, अब ये जो हमारा एक छोटा सा है इसको हमने पॉइंट मास डीएम मान लिया है। ये क्या क्वेश्चन हो गया, इस सारा भूल जाओ। एक पॉइंट मास डीएम जो आर दूरी पर हमसे पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ रहा है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे? अब तो इसका हम आराम से लिख सकते हैं। तो हमारा क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अगर पी पे लिखना है छोटू से मास के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पी हमारा क्या निकल के आएगा? और ये हम छोटू सा लिख रहे हैं ना, तो डी भी से लिखते हैं। तो जब हम डी भी लिखेंगे, डी भी हमारा क्या निकल के आएगा? -g इंटू एम। एम की जगह हमने छोटा सा मास लिया है, कितना लिया है? डी एम डिवाइडेड बाई ए डिस्टेंस। हमारा कितनी है ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस हमारी है आर। अब आप आर की वैल्यू बताओ, यहाँ से कितना आएगा? ये डिस्टेंस हमको पता रहेगा, इसका रेडियस आर पता है। तो ये ट्रेंगल है कि नहीं? एक आपका राइट एंगल ट्रेंगल है। जब राइट एंगल ट्रेंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं? तो जिसके कारण हमारा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी √x² प्लस आर स्क्वायर। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? कैसे? अरे यार, ये ट्रेंगल में अगर आप लोगे क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता था। तो जब हमें आर की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लिया, वही यहाँ पे किया हूँ। तो चलो अब हमें पूरे रिंग का चाहिए, पूरे रिंग का चाहिए, हमने एक पॉइंट पे निकाला है। तो मैं क्या करूंगा? इसका इंटीग्रेशन करूंगा, है कि नहीं? तो चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। चलो जब यहाँ पे हम डी भी इक्वल टू, इधर क्या है हमारा? इधर है हमारा -g(dm) डिवाइडेड बाई √r² प्लस x स्क्वायर, ठीक।
ये देखो यहाँ वेरिएबल हमारा क्या है, वेरिएबल हमारा आर कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है। यहाँ पे माइनस साइन है, आपको दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे लगा देता हूँ ना, बहुत लोग बोलेंगे क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे हमारा मास केवल बदल रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, हमने डीएम माना, जीरो से लेके एम तक जा रहा है। ठीक, कुछ भी डाउट हो तो बताना। अब यहाँ पे हमारा माइनस जी बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, माइनस जी बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, मास हमारा जीरो से लेके एम तक जा रहा है, तो ये क्या है, डी एम। जब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेशन इसका आएगा एम, एम माइनस जीरो, और एक लाइन लिख ही देते हैं, v एट p इक्वल टू माइनस जी बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन, ये आ जाएगा आपका m। लिमिट आपकी जीरो से m, जब जीरो से m रखेंगे, सॉरी ये छोटा सा m है ना, तो यहाँ पे छोटू सा m आ जाएगा। जब इसकी लिमिट पुट करेंगे m माइनस जीरो, तो m ही आएगा, तो v की वैल्यू हमारी निकल के आएगी जो p पॉइंट पे पूछ रहा था, माइनस जी इंटू एम डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन निकल के आया कि अगर रिंग पर किसी भी दूरी पर आपको रेडियस पता रहेगा, ये इसके सेंटर से किसी भी दूरी पर अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछे तो उसको कैसे निकालेंगे, समझ में आया कि नहीं? बस यही फार्मूला आपको एक याद रखना है, बाकी सारा चीज इसमें आप रखना, आराम से डेरिवेशन कर दोगे, एग्जाम में कुछ भी पूछे। अब चलो इसमें एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। अब मान लेते हैं कि जो ये हमारी x की वैल्यू है, ये इसके रेडियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो। मान लो ये हमारा 1 मीटर है और हमारा x की वैल्यू 100 मीटर, 1000 मीटर, ये सब दी गई है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ अगर हमारा x ग्रेटर देन x की वैल्यू r से बहुत ज्यादा है, तो हमारा आर स्क्वायर क्या होगा, वो टेंस टू जीरो हो जाएगा। इसके कंपेरिजन में एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, लेकिन टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो जब ये हमारा जीरो हो गया, तो vp इक्वल टू क्या आएगा, vp इक्वल टू हमारा आएगा माइनस जी एम बाई एक्स स्क्वायर। जब उसका हम रूट हटाएंगे तो निकल के आएगा x। तो अगर उसके सेंटर से रिंग पे x दूरी पर पूछे हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, इस फार्मूले का यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आया हो, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है जो नहीं सॉल्व हो रहा है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक देता हूं, वहां पे आप क्वेश्चन पेस्ट करिए, इसके बाद आपका सोल्यूशन 6 से 12 घंटे के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे मैं हर दिन पोल डालता हूं, वहां पे जाइए, क्वेश्चन अटेंड कीजिए, ताकि आपको पता चले कि जो कुछ आप स्टडी कर रहे हो, क्या क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जितनी भी थ्योरी सीख रहे हो, अगर क्वेश्चन में नहीं अप्लाई कर पाए तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सब हमने डिस्कस कर दिया है। अगले लेक्चर में हम रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो स्पेयर आपका था, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला था ना, सॉलिड एंड हॉलो स्पेयर, ऐसे ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे हॉलो और सॉलिड का। इसके बाद हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी आज के सेशन में मैंने डिस्कस किया है उसको अच्छे से सीखना, क्योंकि क्लास 12th में जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करोगे, सेम कॉन्सेप्ट वहां पे फिर से यूज होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या इसमें हमें और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताओगे, हमको नहीं पता चलेगा इसमें मैं और क्या इम्प्रूव करूं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं सॉल्व हो रहा है, आप हमें पोस्ट कीजिए, मैं आपको उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपकी रैंक उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी।
हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।